हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम्स का सॉल्व। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए एनालाइज कर लीजिए कि कितने आपने प्रिपेयर कर लिया है, कितने क्वेश्चंस आपको इसमें से आते हैं। 80 मार्क्स का आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें सभी को पेपर पैटर्न पता है, तो यही पेपर पैटर्न कंटिन्यू रहने वाला है इस ईयर भी। तो आइए सॉल्व करते हैं सभी क्वेश्चंस को और चेक करते हैं अपनी अपनी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू वाला सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यू वाले सेक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो रेसेज एंड गेम्स वाले टॉपिक में से है। 1 किलोमीटर रेस, प्लेयर पी बीट्स प्लेयर क्यू बाय 18 मीटर्स और 9 सेकेंड्स। तो इसका मतलब जो हम स्पीड निकाल सकते हैं, किसकी स्पीड निकाल देंगे? स्पीड ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू के हमारे पास डिस्टेंस 18 मीटर वो कितनी देर में कवर कर रहा है? 9 सेकेंड्स में। तो 18/9 उसकी हमारे पास स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्यू की स्पीड हो गई, तो हम क्यू का टाइम भी निकाल सकते हैं। टोटल टाइम क्यू को कितना लगेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर की रेस है तो 1000 मीटर्स, इसको हम चेंज कर देंगे अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब उसको लगेंगे 500 सेकेंड। किसको लगे 500 सेकेंड? क्यू को। तो उसने 9 सेकेंड से हारा है वो, तो इसका मतलब पी को 9 सेकेंड जल्दी पहुंच गया होगा वो। तो 500 माइनस 9 हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा पी का? 491 सेकेंड्स। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 491 सेकेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2। इफ x ग्रेटर देन y एंड z लेस देन 0, z की वैल्यू जो है वो 0 से लेस है और x जो है वो सब y से ग्रेटर है, तो इसमें कौन सी रिलेशन सेटिस्फाई रहने वाली है? इसमें ये वाली रिलेशन, अगर हम इसी इक्वेशन को x अपॉन z लेस देन y अपॉन z, क्योंकि z जो है वो नेगेटिव नंबर्स है और कभी भी हम नेगेटिव नंबर्स को इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी के साइन है, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन y था तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे लेस देन में, x लेस देन y हो जाएगा अगर हम इन दोनों को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। AB इज इक्वल्स टू A एंड BA इज इक्वल्स टू B। दो मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर हमें गिवन है कि दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, A और B का प्रोडक्ट A के इक्वल है और B और A का प्रोडक्ट B के इक्वल है, तो B स्क्वायर प्लस B किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली बात है, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे? ट्वाइस ऑफ B। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट सभी बच्चों को फाइंड करना आता है, तो आप इसको कर सकते हो 42 × 21 - 45। देखो अगर हम इस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर -79 लेंगे, ये वाली टर्म लेंगे, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम में एलिमिनेट कर देंगे, तो किस किस की मल्टीप्लाई हो जाएगी? 6 - 25 एंड प्लस 29 लेंगे, तो 29 के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा? 18 - 35। और इन सबको सॉल्व करके हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 0 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू e⁻⁻ 2x। हमें इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, चेन रूल अप्लाई होगी, -2 × e⁻⁻ 2x। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d2y/dx², उसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? -2 × -2 e⁻⁻ 2x। तो ये बन जाएगा -4 + 4 e⁻⁻ 2x। ये -2 - 2 + 4 हो जाएगा। अब जब हम इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे d3y/dx³, वो क्या हो जाएगा? 4 एज इट इज रहेगा, -2 × e⁻⁻ 2x, मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा -8 e⁻⁻ 2x। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। फंक्शन गिवन है x² - x + 1। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे f'(x). इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्या वैल्यू हो जाएगी? 2x - 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, इसको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इंटरवल्स में चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू फंक्शन को हमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक करना है। तो जैसे अगर हम डी ऑप्शन से चेक करें, 1/2 to 1 इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में डालते हैं तो ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। और अगर हम 0 से 1/2 के बीच में डालेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग फंक्शन इन 1/2, 1 एंड डिक्रीजिंग इन 0 to 1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शन वाइज सभी आंसर्स को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
ऑर्डर एंड डिग्री, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में से कि हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो इसमें जो हमारे पास डिफरेंशिएशंस हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर के और फर्स्ट डिग्री के हैं, क्योंकि ना तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और डिग्री भी क्या हो जाएगी 1। तो 1,1 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से है। फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 टाइम्स इसको हम टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स, मींस x क्या हो सकते हैं हमारे पास 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं, क्योंकि हेड या तो एक भी नहीं होगा या एक होगा या 2 हेड्स होंगे। देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालें इसमें 0 के केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ऐसे आउटकम्स जिसमें एक भी हेड नहीं है, कितने आउटकम्स है ओनली 1, तो 1/4। 1 हेड वाले केसेस कितने हैं 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4 और 2 हेड वालों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो भी 1/4, क्योंकि ऐसे आउटकम्स में हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो ये 2/4 और ये 1/4। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम xi इंटू पी से भी डिनोट कर देते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा 0, इसका आएगा हमारे पास 2/4 और इसका भी कितना आएगा रिजल्ट 2/4। और इस वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4/4 इज इक्वल्स टू 1 और इसी को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों कैसे करना है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन। रैंडम वेरिएबल का टेबल बना के उसकी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है, वो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ जाएगी। What time will be it after 1 to 75 hours if the present time is 9 PM? बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसके जो सभी आंसर्स थे सभी के सभी क्या थे, गलत थे। तो सीबीएसई ने इस क्वेश्चन में करा था कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा उनको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, कि 1 मार्क में बी गिवन टू ऑल हु अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऑप्शन ही क्या थे, गलत थे। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ पॉइजन वेरिएट x इफ p of x is equals to k एंड p of x is equals to k plus 1। अब बच्चों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सब बच्चों ने अच्छे से समझ रखा होना चाहिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, e raised to the power माइनस लैम्डा लैम्डा raised to the power k अपॉन k फैक्टोरियल। अगर हमारे पास x is equals to k के लिए हम लगाएंगे और k plus 1 के लिए लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e raised to the power माइनस लैम्डा लैम्डा raised to the power k plus 1 अपॉन k plus 1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमारे पास e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा तो दोनों टर्म्स में से एलिमिनेट हो जाएगा, e रेज टू द पावर k लैम्डा रेज टू द पावर k इंटू लैम्डा रेज टू द पावर k इंटू लैम्डा रेज टू द पावर 1 अपॉन में k फैक्टोरियल। और यहाँ पर हम k प्लस 1 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या एक्सपेंशन होगा, k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल। तो ये k फैक्टोरियल एलिमिनेट हो जाएगा, लैम्डा रेज टू द पावर k भी एलिमिनेट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1। और हमारे पास इसमें क्वेश्चन में वेरिएंस फाइंड करना था, वेरिएंस को ही हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे पास हो गई k प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t लेस देन वैल्यू ऑफ टी टेस्ट एट डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स क्रिटिकल वैल्यू जब हम निकालते हैं अगर वो उससे लेस आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस। इस केस में बच्चों हम 11th क्वेश्चन में जब हम नल हाइपोथेसिस को करते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर ये वैल्यू लेस देन होती है, और अगर वो ग्रेटर देन होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सबने टेस्ट वगैरह अच्छे से पढ़ ली होंगी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी सॉल्व करना ही नहीं था। फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। अगर हम 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स के मीन्स का डिफरेंस को टेस्ट करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करा जाता है n1 प्लस n2 माइनस 2, जहाँ पे n1 क्या रहता है फर्स्ट वाले सैंपल के नंबर्स, n2 सेकेंड वाले सैंपल्स के नंबर्स, और फिर उन दोनों को ऐड करके डिफरेंस कर देते हैं 2 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द गिवन वैल्यूज दीज आर द 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब इसमें 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे 5 ईयरली, पहले स्टार्टिंग की 5 को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 5, तो इनका सम जो हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 200/5 40। फिर नेक्स्ट 5 को सेकंड से लेकर यहाँ तक ऐड करेंगे, इनका सम हो जाएगा 210/5, ये आ जाएगी 42। और फिर लास्ट 5 को करेंगे तो इनका सम हमारे पास आ जाएगा 220/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 44। तो 40, 42 और 44 हमारे पास ये मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फ्लैट रेट मेथड इसमें हमें यूज करना है ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए। तो ईएमआई का फॉर्मूला जो फ्लैट रेट मेथड में रहता है, ईएमआई इज इक्वल्स टू पी प्लस पी इंटू एन इंटू आई अपॉन एन।
ये फॉर्मुलेस बच्चों सभी अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो इसमें हमारे पास प्रिंसिपल 20,000, तो प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन ही है। एन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, एन नंबर ऑफ पेमेंट्स, हमारे पास 2 होल 1/2 ईयर्स है, तो 2 होल 1/2 ईयर्स मतलब 5/2 इंटू 12, कितनी पेमेंट्स हो जाएंगी टोटल, 30 पेमेंट्स हो जाएंगी। और आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 8% रेट है तो 8/12 इंटू 100, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/300। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 20,000 प्लस 20,000 इंटू 2/200 300 इंटू 30 और डिवाइडेड बाय भी 30। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप आंसर निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना, बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसका आंसर आ जाएगा 800 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी 14th क्वेश्चन में। फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर लेना कि फॉर्मूला कैसे कैसे अप्लाई करना है और एन और आई कैसे कैसे कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास उसके बाद कि मोबाइल फोन की कॉस्ट 12,000 है, स्क्रैप वैल्यू उसकी 3,000 है 3 इयर्स के बाद, तो हमें उसमें बुक वैल्यू बतानी है एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो सबसे पहले इसमें हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 12,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स के लिए, उसकी वैल्यू 3 इयर्स के लिए, तो हो जाएगा 3,000 डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। अब बच्चों 12,000 वैल्यू थी, फर्स्ट ईयर में 3,000 डेप्रिसिएशन लग गया, कितनी बची वैल्यू 9,000, फिर सेकंड ईयर में भी 3,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो कितनी बची वैल्यू 6,000, तो सेकंड ईयर में उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 6,000 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 15th के लिए। क्वेश्चन नंबर 16th में गिवन है व्हाट सम ऑफ मनी शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ टू एक्यूमुलेट 50,000 इन 8 ईयर्स। ये हमारे पास होगी ए और हमें एवरी 6 मंथ्स में उसको एक्यूमुलेट करना है, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इज इक्वल्स टू आर 1 प्लस आई एंड ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे एंड अपॉन आई। तो इसमें बच्चों अब आई और एन की वैल्यूज कैसे कैसे पुट करनी है, देखो आई जो हमारे पास हो जाएगा वो 6/2, क्योंकि हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन है, एवरी 6 मंथ्स इंटू 100, तो ये आ जाएगी 0.03 एंड नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी हो जाएंगी हमारी 8 इयर्स में, एवरी 6 मंथ्स में पे कर रहे हैं तो 16। बस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे, 50,000 यहाँ पुट करेंगे, आर तो हमें फाइंड ही करना है, 1 प्लस आई जब हम करेंगे 1 प्लस 0.03 तो 1.03 ब्रैकेट में 1.03 रेज टू द पावर 16 माइनस 1 अपॉन 0.03। ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन में से ही पुट कर देंगे, गिवन है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू हो जाएगी 2480.57। सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेट तो बच्चों कर ही लोगे ना, आंसर्स हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इसको कैलकुलेट कर लेना। 17th क्वेश्चन में फाइंड करना है ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन इज द। अब देखो बच्चों इसको पहले हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, हमने इक्वालिटी में चेंज करा, इसके 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए। इफ अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y 2 हो जाएगा और y 0 डालेंगे तो x 3 आ जाएगा। अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें रफ में, तो यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, पॉजिटिव x एक्सिस नेगेटिव y, तो 0,2 3,0 यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी और ये ओरिजिन को क्या करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये ऊपर वाला रीजन इसका शेडेड रहेगा। तो कौन सा इसका प्लेन बनेगा, तो इसका प्लेन बनेगा नीदर कंटेन द ओरिजिन नॉट द पॉइंट्स। नॉट द पॉइंट्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो उसको भी लेते पॉइंट्स को भी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17th में। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ भी सिंप्लीफाई करने की नहीं है, सिंपल पूछा है कि अगर z एक फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे आ रही है फिजिबल रीजन के, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स, तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिसपे मैक्सिमम वैल्यू अकर कर सकती है। जब अगर वो 2 पॉइंट्स पे फिजिबल रीजन के आ रही है तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स निकल सकते हैं और भी, जहाँ पे उसकी वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है दोनों, 19 और 20। फंक्शन हमें गिवन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1,1। देखो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो 2x माइनस 1, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे वो 1/2 आएगा, तो इस इंटरवल में तो 1/2 उन्होंने एलिमिनेट कर दिया -1,1 में, तो इसका मतलब ये तो असर्शन वैसे ही गलत हो गया। और रीजन में क्या लिखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है a, b क्लोज इंटरवल्स पे और डिफरेंशिएबल है a, b ओपन इंटरवल पे, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा a, b मतलब a to b पर, अगर f' ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, यही तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन रहती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको यही लैंग्वेज एज इट इज मिल जाएगी। तो assertion इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, तो a इज फॉल्स, r इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का भी आ गया एक एमसीक्यू। अब देखो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी आ गया। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें n गिवन है 200, p गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। टेकिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें मीन बताना है। तो मीन की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है इसमें, मीन इज इक्वल्स टू n इंटू पी। तो n इंटू पी हम इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू n इंटू पी। लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, तो इसको रिसॉल्व करके हमारे पास 80 आएगा 20 और 0.04 को मल्टीप्लाई करने के बाद। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x इज इक्वल्स टू 4, तो प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला लगाएंगे, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। अब इसमें जब बच्चों वैल्यूज पुट करोगे, e रेज टू द पावर माइनस 8, 8 रेज टू द पावर 4 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आएगा, इसको चेक कर लेना सिंप्लीफाई करके। तो इसका एजर्शन भी ट्रू था, रीजन भी ट्रू था, तो बोथ आर ट्रू, बट दोनों क्या है एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उसमें हमने दोनों में उसमें मीन का फॉर्मूला अप्लाई करा, उसमें प्रोबेबिलिटी का, तो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो उसको डिफाइन या जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब आगे हम चलते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट पर, जो कि हमारे पास सेक्शन बी रहेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन बी में, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें के की वैल्यू बतानी है, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल गिवन है। सबसे पहले बच्चों इसमें ए स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड कर दी। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम, 1 माइनस 1 0 7 और इसी की मल्टीप्लाई अपने ही मैट्रिक्स से। तो इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सबको करना आता ही होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये मैट्रिक्स बना। उसके बाद हमने ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन में पुट करी, ए को 8 से मल्टीप्लाई करा और के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसको 0 के इक्वल रखा। तो जब हमने मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से करना सभी बच्चों कैलकुलेशन, आपके सामने सारा रिजल्ट है, कैसे कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। ये चॉइस में था क्वेश्चन, इसमें इंटरनल चॉइस है, इसमें बी पार्ट भी था क्वेश्चन में। तो बी पार्ट में क्या गिवन था, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू अनदर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वल रख के गिवन है। तो उसमें मिसिंग टर्म्स थी एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, वो हमें फाइंड करनी थी। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ क्या करना था, आप इक्वेट कर सकते हो एलिमेंट्स को। फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट करोगे x माइनस वाई को -1 से और 2x माइनस वाई को 0 से। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप चाहे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कीजिए। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और y की आ जाएगी 2। इनकी वैल्यूज निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे 2x प्लस जेड को 5 से। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, तो उसको हम सॉल्व करके z की वैल्यू निकाल देंगे 3 एंड फिर लास्ट में हम 3z प्लस w को कंपेयर करेंगे 13 से। यहाँ पे हम z फाइंड कर चुके हैं, उसको पुट कर देंगे 3 और फिर w की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो इस तरीके से हम x, y, z एंड w सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाली यूनिट में से है। इसमें हमें इक्वेशंस गिवन है, इसको हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल सबको पता होगा कि पहले हम 2 और 11 ये दोनों वेरिएबल लेंगे, फिर 3 और -5 ये वाले लेंगे और हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दी जो किसके इक्वल आई -43 के इक्वल। ये नॉट इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इट इज कैन नॉट बी सॉल्व। उसके बाद हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसकी जगह पे ये वाले नंबर्स ले आएंगे, कौन से 5 और 6, और यहाँ पे ये वाले 3 और -5 को एज इट इज रखेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने यही वाले लिए थे वेरिएबल्स, अब हम यहाँ पे इन दोनों को हटा देंगे, इसकी जगह पे 5 ले आएंगे, इसकी जगह पे 6 ले आएंगे, यहाँ पुट कर देंगे और 3 और -5 को यहाँ एज इट इज रखेंगे। हमारे पास फिर वैल्यू आ गई D1 की वैल्यू -43। अब D2 के लिए क्या एलिमिनेट करना है, ये मेथड अच्छे से समझ लेना, क्रैमर्स रूल इंपॉर्टेंट है। D2 के लिए हम सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, ये 3 और -5 को हटा देंगे, इसकी जगह 5 और 6 ये वाले नंबर्स ले आएंगे और ये 2 और 11 एज इट इज रहेंगे। इनको सॉल्व करके हमारे पास D2 की वैल्यू आ जाएगी। D1 एंड D2 निकालने के बाद हमें x1 फाइंड करना है, जो फर्स्ट वेरिएबल था उसका फॉर्मूला हो जाएगा D1 अपॉन D। तो वैल्यूज पुट करके x1 की वैल्यू आ गई। x2 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे D2 अपॉन D। D2 और D को डिवाइड करके भी हमारे पास 1 आ गई वैल्यू। तो x1 और x2 दोनों की वैल्यूज क्या हो गई 1 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों क्वेश्चन। इसमें ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये तो कांस्टेंट्स हैं जो ट्राइवल कांस्टेंट्स, इसके अकॉर्डिंग तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है और ये जो बाकी की दोनों इक्वेशंस है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रही हूँ, अगर विजिबल हो रहा होगा वैसे तो, क्योंकि क्वेश्चन एक स्क्रीन पे चाहिए हमें। x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू -1 है, तो अगर हम इसके दो सॉल्यूशंस निकालें इक्वालिटी में चेंज करके, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, और अगर मैं y 0 रखूंगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। और अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालूं x y
माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अगर x 0 है तो y भी 0 है, अगर x 1 है तो y क्या हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशंस निकाल के सिंप्लीफाई करके हम इनको यहाँ प्लॉट करेंगे 0,1 एंड -1,0। तो 0,1 एंड -1,0 ये लाइन चली जाएगी फर्स्ट वाले की, और ये जो है रीजन लेस देन इक्वल्स टू है तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे 0 -0 लेस देन इज इक्वल्स टू -1, फॉल्स आ रही है कंडीशन, तो ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में इसका शेडेड हो जाएगा ये पूरा रीजन, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। उसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन जो है हमारे पास -x + y लेस देन इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसमें ओरिजिन टेस्ट करती हूँ, ओरिजिन टेस्ट इसमें हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है, तो यहाँ पे 1,0 का कोई ओरिजिन टेस्ट करते हैं तो -1 + 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 0, तो ट्रू। ये ओरिजिन टेस्ट में ट्रू हो रही है, तो मतलब ये वाला हमने पॉइंट लिया था तो इधर वाला ही रीजन शेडेड हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस के जो रीजन हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में शेड हो रहे हैं, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन इज एम्प्टी, नो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भी 2 मार्क्स में ही है। एट 6% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली का क्वेश्चन, हमें प्रेजेंट वैल्यू पर पिक्चर की फाइंड करनी है। 600 रुपीज पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये आर हो गया हमारे पास 600, ईच क्वार्टर के एंड में जो हम पे कर रहे हैं। आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, आई इज इक्वल्स टू 6/4 इंटू 100, तो ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई 0.015, और फिर हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे R/I, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। 25th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 25th क्वेश्चन में हमें CAGR निकालना है। CAGR सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, की कितने ग्रोथ रेट से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 20,000, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो गई। ग्रोज एट 50,000, तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स हो गए, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। CAGR का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा बच्चों ने, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू रेज टू द पावर 1/n - 1 इंटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट निकालना है। कैलकुलेशन सभी बच्चों कर लोगे, फॉर्मूला मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया है और कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है वो आपके सामने ही है। 25th क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैन बॉट एन आइटम फॉर 12,000 की उसने परचेज करी, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर ही डिसाइडेड टू सेल इट फॉर 15,000, तो ये उसका करंट वैल्यू हो गई, कि करंट वैल्यू उसकी कितनी है 15,000 हो गई। इन्फ्लेशन रेट हमारे को 6% गिवन है, हमें नॉमिनल और रियल रेट दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम नॉमिनल रेट की बात करते हैं। नॉमिनल रेट का फॉर्मूला होता है करंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट या कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल होगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे उसकी कॉस्ट अपॉन कॉस्ट वैल्यू इंटू 100। तो हमारे पास करंट वैल्यू 15,000 है, कॉस्ट उसकी 12,000 उसने जब परचेज करा था, अपॉन में 12,000 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास नॉमिनल रेट आ गया 25%। इसी के साथ रियल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हो जाएगा नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। नॉमिनल रेट हमने अभी कैलकुलेट करा 25% आया, इन्फ्लेशन रेट हमारे पास गिवन है 6%, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका रियल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्या है 19%। अब हमारे पास सेक्शन सी स्टार्ट होता है 3 मार्क्स के, जिसमें क्वेश्चंस कवर होंगे। सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है रिपीटेड डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन। रिपीटेड डाइल्यूशन में क्या रहता है, 50 लीटर ऑफ जूस इन इट 5 लीटर ऑफ जूस इज टू बी टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 5 लीटर ऑफ वाटर। एक कंटेनर में 50 लीटर्स का जूस था, 50 लीटर जूस में से 5 लीटर जूस निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया 5 लीटर वाटर से, और इस प्रोसेस को 4 मोर टाइम्स रिपीट करा है। तो 4 मोर टाइम्स रिपीट करने के बाद जो फाइनल रिप्लेसमेंट होगी उसमें जूस की कितनी क्वांटिटी रिमेनिंग होगी। तो इसका फॉर्मूला अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे x क्या रहेगा, हमारे पास x रहेगा कि ओरिजिनल कितनी क्वांटिटी थी, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 50। कितने उसमें से हम रिप्लेस कर रहे हैं उसको हम y से डिनोट करते हैं, और कितने टाइम्स उस प्रोसेस को रिपीट करा, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 मीन्स 5, क्योंकि 4 मोर टाइम्स का मतलब हो गया एक टाइम पहले करा और फिर 4 बार और करा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे बस फॉर्मूला में, ये हो जाएगा 50 1 माइनस 5/50 रेज टू द पावर 5, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 29.5 लीटर्स की। इतना अमाउंट ऑफ जूस या क्वांटिटी ऑफ जूस लेफ्ट रहेगा कंटेनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इसको हमें सबसे पहले इवैल्यूएट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x की पावर 3/3 और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 2 and 0, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया 8/3।
रीजन ऑन द ग्राफ, अब ये एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ बन जाएगा पैराबोलिक शेप में। और हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से लेकर 2 तक का रीजन शो करना है। तो ये 0 हो गया, ये 2,4 हो गया, और ये वाला जितना भी शेडेड पार्ट हो रखा है ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर देगा, एरिया अंडर द कर्व। 27th क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की बच्चों प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है 27th क्वेश्चन में। तो कैसे कैसे करना है 27th क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें हमें e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स को t लेट करना है, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे हम e रेज़ टू द पावर प्लस एक्स को ही करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम रिप्लेस कर देंगे 1/t dt से, ये भी t हो जाएगा नीचे, एंड ये हमारे पास हो जाएगा 1 + t। तो इसके बाद यहाँ पे हम लिमिट्स जब चेंज करेंगे, e रेज़ टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1, इसको हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और e रेज़ टू द पावर 1 तो e ही रहेगा, तो ये लिमिट्स आ जाएंगी। उसके बाद हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, कैसे 1/t² इंटू 1 + t इज इक्वल्स टू at + b। पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। at + b/t² प्लस c/t+1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के बाद a, b और c तीनों वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। तो जब इसका इंटीग्रेशन करा तो हमारे पास ये रिजल्ट आया 1/t का log t, 1/t² का -1/t और इसका log 1 + t। इसमें हम तीनों वैल्यूज लिमिट्स पुट करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा। बहुत सिंपल सा है, इसमें 1-2 स्टेप्स अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो, तो कैसे कैसे इसका आंसर हमारे पास आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो सर्कल हमारे पास कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, इधर और इधर, ये इसकी रेडियस a, ये भी रेडियस है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, और रेडियस की वैल्यू भी क्या रहेगी a। तो जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, x - a² प्लस y - a² और इक्वल्स टू में भी a²। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, इक्वेशन को एक्सपैंड करके ये आई। फिर यहाँ पे हम कर देंगे डिफरेंशिएशन। इस स्टेप में हमने डिफरेंशिएशन करा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का 2y इंटू dy/dx, 2a इंटू x का 1, 2a इंटू y का क्या हो जाएगा dy/dx, a² का तो 0। तो इसमें हमने सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली किस टर्म्स में, डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में, कि dy/dx के टर्म्स में a की वैल्यू क्या रहेगी। a की वैल्यू निकालने के बाद हम फर्स्ट इक्वेशन, ये जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर आप बच्चों यहाँ तक भी आंसर छोड़ के आते हो तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्क्स जो है वो यहीं तक 3 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। ये तो ऑल्टरनेट है कि आप इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है that a candidate who takes the test will score between 90 and 100। अब 90 और 100 के बीच की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन क्या क्या है, मीन ऑफ 100, तो मीन की वैल्यू हमारे पास 100 गिवन है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, तो x bar इज इक्वल्स टू 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10। तो z इज इक्वल्स टू x - 100/10, z का फॉर्मूला रहता है x - x bar अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हम z टेस्ट लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 90 और लेस देन 110, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी 90 और 110 के बीच में फाइंड करनी है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे x लेस देन 110 एंड माइनस x लेस देन 90, कि 90 से छोटे वाले सारे माइनस कर देंगे और 110 से बड़े वालों को लेके उसमें से। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी z ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1, और इनकी वैल्यूज हमारे यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और माइनस करके हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में दे रखा है, बट इसको बहुत इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 50 यूनिट्स पर एजेंसी इन 20 एजेंसी, मीन वीकली सेल्स दे रखे 50 यूनिट्स, तो म्यू हम भी ले लेंगे 50, एक्स बार की वैल्यू कितनी है 55, क्योंकि इंक्रीज टू 55 यूनिट्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 10 और नंबर ऑफ एजेंसीज कितनी है हमारे पास 20। तो इसमें हम हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें इसको चेक करना है कि क्या चेक करना है, टेस्ट द वेदर द एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाज सक्सेसफुल। तो वो कैंपेन सक्सेसफुल था या नहीं था, कैसे चेक होगा, इसमें हम 2 हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। कैसे कि हाइपोथेसिस क्या लेंगे, नल हाइपोथेसिस, एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाज नॉट सक्सेसफुल, और H1 क्या लेंगे, एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाज सक्सेसफुल। 2 हमने इसमें हाइपोथेसिस क्रिएट करे। अब चेक करते हैं टी टेस्ट का फॉर्मूला, T इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू
अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। ये फॉर्मूला बच्चों अच्छे से पढ़ लेना, टी टेस्ट का फॉर्मूला है ये। तो इसमें हमने वैल्यूज जब पुट करी तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2.24 और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टी टेस्ट की वैल्यू दे रखी थी 1.729। अब हमारे पास जो हमारी वैल्यू है टी टेस्ट की वो हमारी ग्रेटर है, और अभी हमने एमसीक्यू में भी ये बात डिस्कस करी थी कि जो टी टेस्ट की वैल्यू अगर रहेगी वो ग्रेटर रहेगी तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई कि नॉट सक्सेसफुल वाली बात हमारी क्या थी, गलत थी। जब नॉट सक्सेसफुल वाली बात गलत थी तो इसका मतलब जो कैंपेन था वो सक्सेसफुल था। ये स्टेटमेंट लिखने के बच्चों देख लो मार्किंग स्कीम में हाफ मार्क्स है, अगर ये स्टेटमेंट आप नहीं लिख कर आओगे तो आपका भले ही पूरा क्वेश्चन ठीक है लेकिन आपके हाफ मार्क्स तब भी डिडक्ट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, अकाउंटिंग ग्रेजुएटेड ओपन अ न्यू बिजनेस एंड इंस्टॉल अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कॉस्ट 45,200। अब एक कंप्यूटर सिस्टम की वैल्यू 45,200 है, डेप्रिशिएट होगा वो एवरी 3 इयर्स में और स्क्रैप वैल्यू उसकी हो जाएगी 0। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सिंपल है 45,200 अपॉन 3। कितना डेप्रिसिएशन हर साल लगा, ये तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। अब एनुअल डेप्रिसिएशन जो है उसको रेट निकालना है तो इसको उसकी कॉस्ट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 33.33%। ये हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। ये यहाँ पे सॉल्यूशन कर ही रखा है, देख लो स्क्रीन पर है। उसके बाद हमें एक लीनियर इक्वेशन डिफाइन करनी है कंप्यूटर सिस्टम के लिए एट द एंड ऑफ टीएथ ईयर। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर आफ्टर टी ईयर्स विल बी MT + C। अब यहाँ पे M क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव में क्योंकि वो वैल्यू डिक्रीज होगी, -45,200 अपॉन 3 इंटू टी प्लस सी, यहाँ पे किसको डिनोट करेगी, उसकी कॉस्ट को। तो 45,200 माइनस 45,200 अपॉन 3 प्लस इंटू टी। और थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड हाफ। फर्स्ट ईयर एंड हाफ का मतलब हो जाएगा 1 होल 1/2। तो यही वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे हम टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 होल 1/2 से। इसको हम 3/2 डाल देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,600। इसका मतलब 1.5 साल के बाद उस कंप्यूटर की बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी, 22,600 रुपीज। जो बच्चे डेप्रिसिएशन चैप्टर अकाउंट्स में अच्छे से करके आए 11th में, उन्हें तो वैसे भी क्वेश्चंस में दिक्कत आने नहीं वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 31 के बी पार्ट पर। इफेक्टिव रेट फाइंड करना है, नॉर्मल रेट हमें गिवन है। तो बच्चों इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 11th में भी था ये तो टॉपिक, R/100 रेज़ टू द पावर n-1 इंटू 100। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। R/100 अगर कौन सा क्वेश्चन होता है, ये एनुअल वाला। और अब हमारे पास सेमी एनुअली है तो यहाँ 200 कर देंगे, क्वार्टरली है तो यहाँ पे 400 कर देंगे और यहाँ पे 2n कर देंगे और क्वार्टरली के लिए इसको 4n कर देंगे। यहाँ पे 200 और 2n और 400 और 4n। बस इसको सिंप्लीफाई करना, वैल्यूज पुट करना और आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, 3 मार्क्स में बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। अब हम आ रहे हैं अपने 32 क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ से हमारा सेक्शन 4th स्टार्ट हो रहा है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से समझ लेना 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है। 3 पाइप्स है, ए बी एंड सी। पाइप ए और बी इनलेट पाइप्स हैं और सी वाला आउटलेट पाइप है। तो ए भी फिल कर रहे हैं 3 आवर्स और 4 आवर्स में। तो ए का 1 आवर का वर्क हो गया 1/3, बी का हमारे पास हो गया 1/4 और सी आउटलेट पाइप जो कर रहा है वो कितने टाइम में कर रहा है 1/1 में। तो उसका 1 आवर का वर्क हो गया 1/1। ये हमने इनके 1 आवर के वर्क निकाल दिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि एक पाइप 5 o'clock 6 o'clock और 7 AM ये ऐसे स्टार्ट करते हैं पाइप को। तो कितने टाइम बाद पूरा सिस्टम एम्प्टी हो जाएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल n आवर्स लगेंगे पूरे सिस्टम को एम्प्टी करने में, मतलब जो n आवर्स तीनों ने मिलके काम करा। तो फर्स्ट वाले ने तो n आवर्स काम करा, लेकिन सेकंड वाला तो 6 o'clock खोला था ना, 5 बजे से काम स्टार्ट हुआ और n आवर्स बाद काम कंप्लीट हो गया। तो बी पाइप ने कितनी देर काम करा, 1 घंटा कम काम करा और सी वाले ने तो 2 घंटे कम काम करा क्योंकि वो तो 7 AM पे खोला गया था। तो इनका वर्क आ गया टोटल, ए का कितना वर्क हो गया n/3, बी का हो गया n-1/4 और सी का हो गया n-2/1। अब ये तीनों का वर्क आ गया। ये दोनों तो वर्क फिल कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा और थर्ड वाला पाइप क्या कर रहा है, सिस्टम को एम्प्टी कर रहा है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और टोटल जो वर्क है वो 0 के इक्वल है क्योंकि पूरा सिस्टम एम्प्टी करना है तो उसको 0 के इक्वल रख देंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/5। अब n की वैल्यू 21/5 आ गई, आवर्स में आएगी ये। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 4 होल 1/5 या फिर 4 hours and 12 minutes, तो 5 बजे के बाद 5 बजे से 4 घंटे 12 मिनट के बाद क्या टाइम हो जाएगा 9:12। तो सुबह के क्या टाइम हो जाएगा 9 o'clock 12 minutes past 9 PM।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पॉइंट्स में लोकल मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। क्या करना है लोकल मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल देना, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स की वैल्यूज इसमें आ जाएंगी 0, -3 और -5, सिंप्लीफाई कर लेना। फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना एफ डैश एक्स, फिर उसमें एक बार 0 पुट करना, एक बार -3 पुट करना और एक बार -5 पुट करना, तीनों वैल्यूज पुट करनी है। जब हमने 0 पुट करा तो वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। जब हमने -3 पुट करा तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो मिनिमा का पॉइंट हो गया। और जब हमने -5 पुट करा तब भी लेस देन 0 आ रहा है तो वो भी क्या हो गया? मैक्सिमा का। उल्टा चलेगा, अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम। बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन है 5 मार्क्स के हिसाब से। इसी का बी पार्ट है, ये इंटरवल्स बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन से इंटरवल्स पर जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कैसे कैसे करना है स्टेप समझ लो। एफ डैश एक्स करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स को हमने 0 के इक्वल रखना है और उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्रिटिकल पॉइंट वो आएंगे 0, 1 और 3। 0, 1 और 3 निकालने के बाद हमने इंटरवल्स बनाने हैं। इंटरवल्स कैसे बनेंगे? -∞, +∞, 0, 1 और 3। तो फर्स्ट इंटरवल -∞ से 0, सॉरी इसमें 0 नहीं आएगी, एक्स की क्रिटिकल वैल्यू सिर्फ 1 और 3 आएगी, तो -∞ to 1, फिर 1 to 3 और फिर 3 to ∞। ये 3 इंटरवल्स बनेंगे। इन 3 इंटरवल्स पर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक कर देंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आई है -3 × x - 1 × x - 3, कि इस वाले इंटरवल में से कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इन दोनों इंटरवल्स में जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे है? -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞। और इंक्रीजिंग कौन से पे रहेगा? -∞ to 1 और 3 to ∞। ये 1 to 3 वाला जो इंटरवल रहेगा इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को? उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और यहाँ पे हम लेते हैं एक्स की वैल्यूज। एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है? 0 से। कौन कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है और क्या है? 4 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0.1। अगर x की वैल्यू 1 है तो k × xi मीन्स k × 1 k। 2 पर लेंगे 2k, 3 पर लेंगे यहाँ पर 5 - 3 × k, 5 - 3 × k, तो ये कितनी हो जाएगी? 2k। और 5 - 4, जो भी x की वैल्यू माइनस करेंगे 5 - 4 × k तो 1k। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है, प्रोबेबिलिटीज का सम ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो इन सब प्रोबेबिलिटीज का हमने सम करा 0.1 k, 2k, 2k एंड k। इन सब का सम हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। सॉल्व करा तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 3/20। हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया k = 3/20। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या आ जाएगा? x > 2, कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 2 से ग्रेटर भी हो सकती है। तो कौन कौन सी लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3 एंड 4। 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2k, 3 पर भी 2k और 4 पे कितनी है? k। तो ये कितना हो गया? 5k। तो 5 × 3/20 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4। और उसके बाद लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में एटमोस्ट 2 आवर्स का क्या करेंगे? लेस देन = 2। तो लेस देन = 2 में क्या लेंगे? 0, 1 और 2 तीनों लेंगे। तो 0 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, ये k और 2k, और सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 11/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। रिवर नियर अ स्मॉल टाउन फ्लड्स एंड ओवरफ्लो ट्वाइस इन एवरी 10 ईयर्स। अब वो 2 टाइम्स फ्लडेड होती है 10 ईयर्स में ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज मतलब हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2 ले सकते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्रोप्रिएट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मीन एक्सपेक्टेशन क्या होगा? ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस ओवरफ्लोज। अब यहाँ पे मीन एक्सपेक्टेशन तो आई क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा था कि ट्वाइस इन एवरी 10 ईयर्स, तो 2 हमारे पास मीन एक्सपेक्टेशन हो गया। और हमें क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी दैट 3 और लेस मीन्स x <= 3 लैम्डा raised to the power k e raised to the power minus lambda upon k फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाएंगे। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 2 और k की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x <= 3 में 0, 1, 2, 3, और यही वैल्यूज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। k की वैल्यू एक बार 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे, और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा 0.86।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाले यूनिट में से टॉपिक है, EMI वाला। अमृता बाइज अ कार फॉर विच शी टेक्स अ डाउन पेमेंट ऑफ 2,50,000। ये तो डाउन पेमेंट होगी, इसको तो फिलहाल छोड़ देते हैं। बैलेंस उसने पे करना है 2 ईयर्स में मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो गई, हर मंथ देनी है। 2 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी, 24। तो एन की वैल्यू हमारे पास हो गई 24। रेट दे रखा है 20% पर एनम। तो आई इज इक्वल्स टू 20/12 इंटू 100, तो 1/60 आई की वैल्यू हो गई। और इंस्टॉलमेंट कितनी है 25,448 की। तो ये पी की वैल्यू हमारे पास हो गई। बस फॉर्मूला लेंगे EMI का, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास पी नहीं सॉरी EMI की वैल्यू है। तो टोटल उसको कितनी वैल्यू उसकी देनी पड़ी, तो 5 लाख के अप्रॉक्स उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। टोटल उसकी जो पेमेंट हो जाएगी EMIs में वो कितनी हो जाएगी 5 लाख। तो उसको जो वैल्यू प्राइस पड़ी कार की, एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार 2,50,000 तो उसने डाउन पेमेंट करी थी, और इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू उसने कितना अमाउंट अप्रोक्सीमेट पे कर दिया 5 लाख। तो टोटल कार उसको कितने की पड़ गई 7,50,000 रुपीज की। केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से हमारा सेक्शन ई स्टार्ट होता है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं, बहुत सिंपल सी केस स्टडी है फर्स्ट वाली। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, प्रेरणा डिसाइड टू डोनेट सम मनी टू चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फनेज होम। तो सपोज उसने X चिल्ड्रन को मनी डोनेट करी और Y रुपीज पर चिल्ड्रन डोनेट करे, पर चाइल्ड, हर एक चाइल्ड को Y रुपीज। तो उसने टोटल कितनी डोनेशन कर दी XY रुपीज की। 1 चाइल्ड को Y रुपीज दिया, तो X चाइल्ड की कितनी डोनेशन होगी X इंटू Y। अब क्वेश्चन में कहा इफ देयर आर 8 चिल्ड्रन लेस मीन्स X माइनस 8, एवरीवन गेट्स 10 मोर, तो Y प्लस 10 इज इक्वल्स टू XY के इक्वल रख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 40। यही बन रही है x माइनस 8 y प्लस 10। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्वेश्चन में इफ देयर आर 16 चिल्ड्रन मोर मीन्स x प्लस 16, एवरीवन गेट 10 रुपीज लेस, सो y माइनस 10। तो x प्लस 16 y माइनस 10 को xy के इक्वल रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी थी x और y की फॉर्म में, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें इन्हीं इक्वेशंस को ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्मेट में लिखना है। तो 5 माइनस 4 और इधर से 5 और माइनस 8, और x हो जाएगा xy और b वेरिएबल क्या हो जाएगा b मैट्रिक्स 40 और माइनस 80। तो ये हमने इसको ax की ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिख दिया। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में हमें इनवर्स मैट्रिक्स ए का फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए ये रहा हमारे पास, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सभी बच्चों को एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना आता है, डिटर्मिनेंट निकालना आता है, उसके बाद हम यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू निकाल देंगे। खत्म थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास चॉइस थी, हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो x और y की वैल्यूज x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ये हमने निकाल ही रखा है। ए इनवर्स की b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत सिंपल सी केस स्टडी है, बिल्कुल बेसिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाली यूनिट में से। 37th केस स्टडी में हमें क्या फाइंड करना है, ये तो ग्राफ हमें गिवन है, बना के उन्होंने दे रखा है। हमें इसमें फाइंड करना है 2 ट्राइवल कांस्टेंट्स। ट्राइवल कांस्टेंट बहुत सिंपल है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। R1 अगर फिजिबल रीजन होगा तो नॉन ट्राइवल कांस्टेंट्स कौन से होंगे, इक्वेशन यहाँ से बन जाएंगी। ग्राफ में से बच्चों देख लेना, यहाँ पे हमारे को दे रखा है एक कांस्टेंट तो दे रखा है, बाकी ये जो पॉइंट्स गिवन है इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट्स बना सकते हैं। तो ये इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी। और इसी के सेकंड पार्ट में R2 अगर फिजिबल रीजन होगा, R2 कौन सा रीजन है, ये वाला हमारे पास R2 रीजन है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कांस्टेंट्स क्या बनेंगे, तो यहाँ पे साइन को हम चेंज करके देख सकते हैं कि क्या क्या बनने चाहिए। और थर्ड पार्ट में हमें कहा अगर z फंक्शन 5x प्लस 2y है तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे बनेगी। देखो R1 जो रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे 0,50 a पर, b पर बनेंगे 20,40, सी भी कॉर्नर पॉइंट है 50,100 और डी कॉर्नर पॉइंट है 0,200। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इस पर हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। z हमारे पास क्या गिवन है 5x प्लस 2y, तो 5x प्लस 2y तो ये हो जाएगा 100, ये हमारे पास हो जाएगा 180 180, और ये हमारे पास हो जाएगा 250 प्लस 200 450, और लास्ट वैल्यू है जाएगी 400। तो बच्चों यही वाली वैल्यू मैक्सिमम है सी पॉइंट पर। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि R1 जो फिजिबल रीजन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होगी। तो ये रहा उसका आंसर, चारों वैल्यूज गिवन है। तो सी पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम एट सी, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। और इस सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 और लास्ट केस स्टडी, क्या फाइंड इसमें हमें करना है 38 में, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। तो ये हमारे पास गिवन था
ईयर्स भी गिवन है, इंडेक्स नंबर्स भी उनके गिवन है। तो इसमें हम सबसे पहले x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन 0.5। a बच्चों निकाल ही लोगे, a कैसे निकालोगे, सिग्मा xi अपॉन n कि इन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 1998.5 और इसको यहाँ पे पुट करके 0.5 में से हम माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। x का स्क्वायर कर देंगे, फिर x और y की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इन सब का टोटल कर देंगे। फिर a के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिग्मा y अपॉन n, तो ये सिग्मा y अपॉन n हमने फॉर्मूला अप्लाई करा a की वैल्यू के लिए। b का अप्लाई हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये b की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a और b पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी स्ट्रेट लाइन की ट्रेंड वाले चैप्टर में से। सेकेंड पार्ट में हमें ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है, तो ट्रेंड वैल्यूज के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी एक्स है, x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर रखी है -5, -3, -1, 1, 3 एंड 5। तो हम एक एक बार -1, -3, -1, 1, 3 एंड 5 ये वैल्यूज कॉन्टिन्यूसली पुट करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज आती जाएंगी। इसी में ट्रेंड वैल्यूज निकालने के साथ साथ हमें क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड सेल्स ट्रेंड फॉर द ईयर 2002। तो 2002 के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, पहले a प्लस बी एक्स। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x का फॉर्मूला क्या रहता है, xi माइनस a अपॉन 0.5। तो 2002 माइनस 1998.5 अपॉन 0.5। तो इसको सिंप्लीफाई करके पहले हम x फाइंड कर देंगे और यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो उसके बाद पुट करने के बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड सेल आ जाएगी 2002 ईयर के लिए। सेकेंड क्वेश्चन में ही इसका जो चॉइस में था वो क्या गिवन था चॉइस में, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड से इसको फाइंड करना है, तो ये भी सेम ही क्वेश्चन हो गया, इसमें हमें सेम करना है, बस एक इक्वेशन फिट करनी है। तो इक्वेशन कैसे फिट करेंगे, सेम x निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर निकाल देंगे और एक्स वाई निकाल देंगे और a की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा y अपॉन n, b की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में हम a और b पुट करके एक इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पुट कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, हम आपके लिए हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।